सुप्रभात। आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। जैन मुनि की हत्या के विरोध में अजमेर और नसीराबाद रहा पूरी तरह बंद। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर हुआ प्रदर्शन। राजस्थान सरकार की कथित जंगल राज के विरुद्ध भाजपा का महाअभियान शुरू। पूरे पखवाड़े होगा विरोध दर्ज। स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की वसूली का विरोध। डिस्कॉम के खिलाफ धरना प्रदर्शन। जिला स्तर की जन सुनवाई के लिए लगा दरबार। कुछ हुए खुश तो कुछ लौटे निराश। मुंह बोले मामा को 20 साल का कठोर कारावास। गुनाह ये कि भांजी को बना लिया था हवस का शिकार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। कर्नाटक में जैन मुनि कामकुमार नंदी की निर्मम हत्या को लेकर जैन समाज में भारी नाराजगी है। इस निर्मम हत्या के विरोध में जैन समाज के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। अजमेर में सकल जैन समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही अजमेर के अधिकतर बाजार बंद नजर आए। लगभग सभी व्यापारी संगठनों ने जैन समाज के बंद को समर्थन भी दिया था। जैन समाज के लोगों ने छोटे धड़े की नसिया दौलतबाग के सामने एकत्रित होकर साधु संतों के सानिध्य में एक मौन रैली निकाली, जो नया बाजार चौपड़ पर खत्म हुई। जन आक्रोश सभा को जैन संतों ने संबोधित करते हुए कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा कुकृत्य नहीं हो। सभा के बाद में मौन जुलूस के रूप में पहुंचकर कलेक्टर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सकल जैन समाज में हत्या को लेकर नाराजगी है। जैन मुनि के हत्यारों को अविलंब फांसी की सजा, सीबीआई जांच सहित सभी संत एवं साधुओं की सुरक्षा सहित अन्य मांग की गई है। इस रैली में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग सहित अन्य मांगे लिखी हुई थी। रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात था। पिछले दिनों कर्नाटक में जिस तरीके से निर्मम तरीके से जैन संत की हत्या की गई, उसको लेकर के पूरे भारत के अंदर रोष व्याप्त है और सभी श्रद्धालु और सभी समाजों से एक ही आवाज उठ रही है
कि ऐसे असामाजिक तत्वों को सार्वजनिक रूप से चौराहे पर लाकर फांसी दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसी को लेकर के आज अजमेर में सकल जैन समाज द्वारा अजमेर बंद का आह्वान किया गया। मैं इस मौके पर अजमेर जैन के सभी साथियों का, सभी सभ्य समाज का और सभी लोगों का और सभी संघों का, सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज जो सकल जैन समाज के बंद के आह्वान में जो अपनी भागीदारी देकर के हमें जो संबल प्रदान किया, इसके लिए मैं सकल जैन समाज की ओर से उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सब लोग हजारों की तादाद में छोटे दड़े की नस्यत से प्रस्थान होकर नया बाजार चौपड़ पहुँचे हैं मौन जुलूस के रूप में, और आज यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु बैठे हैं, जिसमें जैन ही नहीं, अजैन ही नहीं, सभी संघ, सभी समाज, सभी धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं इसके लिए सभी अजमेर वासियों का भी आभार करूँगा कि हमारे इस आंदोलन में उन्होंने जो सहभागिता दी, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र। नसीराबाद में स्थानीय सकल जैन समाज ने गत दिनों 7 जुलाई को दिगंबर जैन मुनि काम कुमार नंदी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आज नसीराबाद शहर बंद का आह्वान किया है। जानकारी देते हुए दिगंबर जैन युवा परिषद के अध्यक्ष निहाल चंद बड़जात्या ने बताया कि गत दिनों कर्नाटक राज्य के चिक्कोडी जिले के हिरेखोडी ग्राम में दिगंबर जैन मुनि काम कुमार नंदी की जघन्य हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज दिन तक हत्या में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके कारण संपूर्ण भारतवर्ष के सकल जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर बड़जात्या ने बताया कि स्थानीय सकल जैन समाज उक्त हत्या का विरोध करती है तथा पुरजोर मांग करती है कि मुनिश्री काम कुमार नंदी की हत्या में लिप्त समस्त अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलवाकर दंडित किया जाए। साथ ही जहां जहां जैन मुनि विराजमान है वहां उनकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, अन्यथा सकल जैन समाज को उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय सकल जैन समाज ने यह भी मांग की है कि भविष्य में जैन मुनियों एवं जैन समाज की धरोहरों एवं संस्कृति की सुरक्षा के लिए राजस्थान में जैन श्रवण संस्कृति बोर्ड का भी गठन किया जाए। आचार्य मुनि काम कुमार जी की निर्मम हत्या के विरोध करते हुए दिगंबर जैन समाज व्यापार मंडल व सामाजिक संस्थाओं सहित शहर के विभिन्न संगठनों ने जैन समाज को समर्थन देते हुए शहर को पूर्ण रूप से बंद रखा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण आचरण और राजस्थान में विगत 4.5 साल की कांग्रेस सरकार के कुशासन, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, तुष्टीकरण सहित सभी जन विरोधी मुद्दों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के विरोध में आज गांधी भवन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। अजमेर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि राजस्थान सरकार के महाभ्रष्टाचार, पेपर लीक, जंगल राज के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, अत्याचार के खिलाफ भाजपा अजमेर देहात 20 जुलाई से महाअभियान पखवाड़ा नहीं सहेगा राजस्थान की शुरुआत की गई है। सोनी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर राजस्थान लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाली व भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली गहलोत सरकार के खिलाफ आज युवाओं के विशाल जन सैलाब से उठी हुंकार ने इस अकर्मण्य सरकार को हिलाकर रख दिया। इससे बौखलाई गहलोत सरकार ने युवाओं पर बर्बरता से जो लाठियां बरसाई, उससे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। इस उमड़े जन सैलाब ने कांग्रेस सरकार को चेता दिया है। अब आर पार की लड़ाई में महाभ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। हम इस संपूर्ण पखवाड़े के दौरान कांग्रेस सरकार की कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, किसान बदहाली, महिला असुरक्षा, युवा बेरोजगारी और पिछड़ों पर अत्याचार के इन 8 मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष विभिन्न माध्यमों के जरिए उठाना है। इसके लिए हमें धरना, पदयात्रा, घर घर सरकार के फेल कार्ड वितरण करना, चौपाल लगाना, प्रत्येक विधानसभा में सरकार के खिलाफ FIR कैंप लगाना, वाहन रैली सहित अनेक कार्यक्रमों की रचना कर पूर्ण करने हैं। इसके लिए हमें तुरंत तैयारी बैठक विधानसभा अनुसार करनी है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा इस कांग्रेस की 4.5 की जो भ्रष्ट सरकार रही, जो नकारा सरकार रही, निकम्मी सरकार रही, और जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो हमारा युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, जिस प्रकार से इसके अत्याचारों से लगातार शोषित और पीड़ित रहा। आज अगर हम बात करें तो राजस्थान महंगाई में सबसे नंबर 1 पर है, दलित अत्याचारों में नंबर 1 पर है, महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है, और जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ कि पहले बेरोजगार भत्ता देने का उनको जो है एक वादा किया गया, उनको बेरोजगार भत्ता नहीं मिला, और उसके बाद जो युवा भविष्य के सपने सुनकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा RPSC के माध्यम से लगातार 18 बार पेपर लीक हुए, परीक्षा निरस्त हुई, और रीट की परीक्षा जिस तरह से निरस्त हुई, और उसके अंदर स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जो इनके नेता हैं, उनके जो मिली जुली जो उनका गठजोड़ उसके अंदर साबित हुआ।
आरपीसी के सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित हुए, जेल में हैं। आज 10 दिन पूर्व इस कांग्रेस सरकार के घुमंतु जाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत को 18 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया और वो रिश्वत इस बात के लिए गई थी कि उनको आरपीएससी के सदस्यों के माध्यम से उनको नौकरी के अंदर उनके सिलेक्शन की गारंटी दी गई। तो लगातार इस प्रकार के इस भ्रष्ट आचरण से और कांग्रेस सरकार के आचरण से पूरी जनता आज त्रस्त है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश प्रदेश के अंदर ये अभियान चलाया है कि नहीं सहेगा राजस्थान। हम महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, हम दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, हम युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी उसको नहीं सहेंगे, किसानों के कर्ज से पीड़ित होकर के जो आत्महत्या हो रही है उसको नहीं सहेंगे। कुल मिलाकर के एक अभियान को हमने छेड़ा है और उस अभियान के तहत आज यहाँ पर गांधी भवन पर हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और विगत 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में भी आज हम ये धरना यहाँ पर कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि वो समझ जाए, नहीं तो यही युवा और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता मिल करके उसको कांग्रेस सरकार से उखाड़ फेंकी। प्रदेश सरकार और डिस्कॉम द्वारा विद्युत बिलों में फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर हो रही वसूली को गलत बताते हुए उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघ द्वारा गुरुवार को एक सांकेतिक धरना दिया गया। सांकेतिक धरने के कुणाल जैन ने बताया कि धरने में अजमेर के छोटे बड़े सभी औद्योगिक संगठन सांकेतिक धरने और ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। नगर के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले इस कार्यक्रम का संचालन हुआ। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में 50 से अधिक स्थानों पर एक साथ एक ही समय गुरुवार 11 बजे इस तरह का धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। धरने के बाद जिला कलेक्टर को इन फ्यूल सरचार्ज और स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के विरोध में एक ज्ञापन भी दिया गया। पिछले कुछ समय से राजस्थान भर में सरकार द्वारा स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से जो वसूली की जा रही है उसके विरोध में क्रमिक रूप से आंदोलन किया जा रहा है। आज उसी क्रम में जब हमने देखा कि सरकार हमारी जायज़ मांगों को नहीं मांग रही है और राज्य भर में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके बाद भी सरकारी काम पे जू नहीं रह रही है, तो हमने ये तय किया कि अब हम घरों से निकल के सड़कों पर आकर अपना विरोध पूरे राज्य में एक साथ एक ही समय दर्शाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस समय जब अपन ये बात कर रहे हैं तो राजस्थान भर के सभी जिला मुख्यालयों में और सभी उपखंड मुख्यालयों में धरने दिए जा रहे हैं और सरकार से ये मांग की जा रही है कि स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से जो चोर रास्ते से सरकार बिजली के बिलों में जनता से अवैध वसूली कर रही है वो गलत है और ये हमको मालूम है। सरकार का काम एक तरीके से एक हाथ दे और 2 हाथ ले जैसा हो रहा है। अब आप ही बताइए, अगर आपका पड़ोसी दुकानदार आपके पास आए और आके बोले कि भाई साहब जो पिछले साल आपने हमसे राशन लिया था उस पर हमारा कुछ कॉस्टिंग बढ़ के आ गया है, मैं कैलकुलेशन गलत कर लिया था, इसलिए आप हमें 1000 रुपये और दीजिए, तो क्या आप उसको देंगे? आप हंसेंगे कि यार ये किसी बात कर दी तुमने अजीब सी। साल भर पहले जो राशन दिया था उसके पैसे आज मांग रहे हो क्योंकि आप गणना गलत कर थे, आपने गणना गलत करी थी। सरकार आज ऐसा ही कुछ कर रही है और 7,500 करोड़ का भार उन्होंने सामान्य जनता पे इसलिए ला दिया है क्योंकि 2013 से 2018 के बीच में सरकार और अडानी ग्रुप को जो बीच में संबंध हुआ था उसमें सरकार को अडानी ग्रुप को 7,500 करोड़ रुपए देना तय हुआ। खास बात यह है कि इसमें से मूल जो अमाउंट है वो बहुत कम है, अधिकांश भाग सिर्फ इस बात का बढ़ गया है क्योंकि सरकार इस बात को डिले करती गई और ब्याज पर ब्याज इकट्ठा होता गया और इस ब्याज को अब सरकार सामान्य जनता से वसूल करवाना चाहती है। मजे की बात यह है कि अब सरकार ने खुद अडानी से 4700 करोड़ रुपए मांगने की कवायद प्रारंभ कर दी है, लेकिन उसका बेनिफिट सरकार जनता को नहीं दे रही है, जो अडानी से भी लेगी और जनता से भी लेगी। इस प्रकार का सरकार का जो एटीट्यूड रहा है वह निश्चित रूप से बेईमानी भरा प्रतीत होता है। इसलिए आज पूरे शहर के प्रतिष्ठित वर्ग के व्यापारी जो प्राय इस प्रकार के आंदोलनों में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, वे मजबूर होकर आज आपके सामने सब बाहर खड़े हैं। हमें आशा है कि जनता का हमें इस प्रकार का समर्थन मिलता रहेगा और जनता के समर्थन के साथ हम सरकार को ये बतला देंगे कि अब तक जो आप हमसे
लेते आए हैं। आपने अब तक 2019 से 2021 तक 3 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट की शुल्क से वसूल कर लिया है, क्योंकि जनता विश्वास करती है सरकार पे और बिल का अंतिम अमाउंट जो होता है उसको देख के इस विश्वास के साथ कि बिल सरकार ने जारी किया है उसको भुगतान कर देती है। कभी भी नहीं देखती कि उसके अंदर किस किस मद में कितने कितने पैसे लगाए गए हैं। लेकिन अब हम जाग गए हैं, अब हम बिल का विश्लेषण भी करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने बिलों का विश्लेषण करें और ये जानें कि सरकार किस प्रकार से चोर रास्ते हिसाब से पैसे लेती है। इस विषय के विरोध को लेकर हम फ्यूल सरचार्ज हटाने की सरकार से मांग करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो फ्यूल सरचार्ज सरकार हमसे ले चुकी है, जो उद्यमी से ले चुकी है, जो डोमेस्टिक कनेक्शन वाले घरवालों से ले चुकी है, जो कमर्शियल कनेक्शन वाले एनडीएस उपभोक्ताओं से ले चुकी है और जो किसानों से भी ले रही है, उसको तुरंत प्रभाव से रिफंड किया जाए, उनको उसका शुल्क लौटाया जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में आए परिवादियों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं कुछ परिवादी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज नजर आए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही कर फरियादियों को राहत प्रदान करें। कलेक्टर के निर्देश पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित श्री अटल सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। अपनी समस्या लेकर आए कई लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कोटड़ा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं होने की समस्या को लेकर आई महिला ने भी समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, एडीए के आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मौजूद रहे। सुनवाई एवं सतर्कता समिति में अतिक्रमण, अवैध कब्जा, बकाया भुगतान, सड़क नाली सहित विभिन्न प्रकरणों में शिकायत दर्ज कर सभी उपखंड अधिकारियों, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर नगर निगम, पशुपालन विभाग एवं अन्य को समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए गए। हम आ रहे हैं जनवरी 2021 से और यह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला है सरवाड़ तहसील के ग्राम कासिर का। और अभी तक हम 27/8/2022 से 9वीं बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा और कलेक्टर साहब भी कहते हैं भाई कर देंगे, लेकिन अभी तक प्रशासन की मिलीभगत है, कोई काम नहीं हो रहा है। यह सरवाड़ तहसील का ग्राम कासिर का सरकारी भूमि पर हमारे खेत के सामने अतिक्रमण कर रखा है कुछ लोगों ने। अब देखो, अब तो अंदर जाके पता चलेगा क्या होगा। सोच के तो यही रही भाई होगा काम, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता है कि भाई हो जाएगा। मैं कोटरा से आई हूँ। मेरे बच्चे का आरटीई में प्रवेश हो चुका है, उसके बावजूद स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं। मैं 3 बार कलेक्टर मैडम से 2 बार तो मिल चुकी हूँ, 2 बार एडीएम साहब से मिल चुकी हूँ, 2-3 बार। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया है और आज भी मैं जन सुनवाई में आई हूँ। देखो क्या होता है आज भी। मुझे तो नहीं लगता आज भी होगा काम। भीड़ भी बहुत है और काम तो अभी तक तो मेरा तो नहीं हुआ है, अब पता नहीं किसी का हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि आज भी होगा काम। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में बच्चे का एडमिशन साफ दिखाई दे रहा है संपा पोर्टल पे कि एडमिशन हो चुका है। उसके बावजूद बच्चे को बार बार यही कह के लौटाया जा रहा है कि सीट नहीं है, जबकि एडमिशन जब ही होता है जब लॉटरी में नाम आया, एडमिशन हो चुका है, फिर भी बावजूद सीट नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत है ना उनका। बच्चे का कैरियर पूरा खराब हो रहा है, क्योंकि 12th तक ये फ्री है, निःशुल्क है आरटीई का। उसके बावजूद सीट ना देना, बच्चा अभी 1 महीने से घर बैठा है मेरा और दूसरे स्कूल से भी फ़ोन आ रहा है लगातार कि भाई हम टीसी काट रहे हैं। तो अब बच्चे को कहाँ बैठे, बच्चे का ऐसे तो कैरियर खराब हो रहा है पूरा। अब हम क्या करें। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश बनालाल जाट ने रिश्ते में मामा द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 में दोष सिद्ध पाया और अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 24,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साल 8 नवंबर 2020 की रात भांजी के मुंह बोले मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में राज्य की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुपेंद्र परिहार द्वारा मामले के संबंध में बताया गया कि पीपलकोटी क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 में अभियुक्त अपनी मुंह बोली बहन के घर पर रुका हुआ था। इसी रात आरोपी के द्वारा पीड़िता, जो कि उसकी भांजी है, उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। सरकारी वकील की ओर से 7 गवाह और 20 दस्तावेज आरोपी के खिलाफ माननीय न्यायालय में पेश किए गए। देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 24,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने केकड़ी थाने में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि 8/11/2020 को उसकी बच्ची शौच करने के लिए बाहर गई हुई थी और वो वापस लौटकर नहीं आई। ठीक है, जिस पर परिवादी ने उसकी परिवारजन ने उस बच्ची को काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। फिर शक और शंका के आधार पर उसी के गांव में रहने वाला
व्यक्ति जो पीड़िता की माँ उस व्यक्ति को राखी बांधती थी, उस पर शक हुआ। उस शक के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान हुए, 161 में बयान, 164 के बयान हुए और माननीय न्यायालय में जो पीड़िता ने उसके साथ जो घटना हुई उस घटना की पुष्टि की और पीड़िता के और अभियुक्त के जो सैंपल लिए गए थे उनको विधि विज्ञान भेजा गया। उसके अंदर भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म, रेप होने की घटना की पुष्टि हुई। माननीय न्यायालय ने इस पर विश्वास कर अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। माननीय न्यायालय में अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और 21 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या के बाद प्रदेश सहित किशनगढ़ में भी सकल जैन समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बाजारों को बंद रखकर मौन जुलूस भी निकाला। कर्नाटक में हुई इस घटना के बाद जैन समाज के सभी लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के चलते सकल जैन समाज ने किशनगढ़ में भी बाजार बंद का आह्वान किया। वह समस्त व्यापारी वर्ग एवं जैन समाज के लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया। वह शहर में मौन जुलूस भी निकाला गया। समाज की मांग है कि इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। जैन समाज के मुनि आचार्य मुनि का उनके कर्नाटक में निर्मम हत्या होने के कारण ये बंद किया गया है। अब आप सभी ने आज दुकानें अपनी, इसीलिए सभी प्रतिष्ठान बंद है। विरोध में आपने दुकानें बंद करी आज। सुनील गोयल। कर्नाटक के अंदर जैन मुनि आचार्य 108 काम कुमार निर्मम हत्या के विरोध में राजस्थान बंद के तहत किशनगढ़ बंद का आह्वान किया ही है और जैन समाज ने इसका आह्वान किया है, लेकिन सभी व्यापारी वर्ग और आमजन ने इसका समर्थन किया है। और इस उपलक्ष्य में अभी थोड़ी देर पहले एक मौन जुलूस में निकाला गया है, जिसमें सभी ने इसमें हिस्सा लिया और इस बंद को सफल बनाने की शपथ पूरी किया। आज के दिन पूरा किशनगढ़ संपूर्ण रूप से बंद है। बहुत समाज नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए आरटीओ का प्रतिरूपण कर बड़े वाहनों के फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाकर राजस्व की हानि में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना नसीराबाद से मिली जानकारी के अनुसार अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक IPS चूनाराम जाट ने बताया कि प्रशिक्षु थानाधिकारी नसीराबाद सदर आयुष वशिष्ठ को 4-5 दिन पूर्व मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में बड़े माल वाहक वाहनों के आरटीओ की तरफ से काटे जाने वाले दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाकर असली दस्तावेज के रूप में प्रयोग लिए जा रहे हैं तथा राजस्व में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रशिक्षु थानाधिकारी आयुष वशिष्ठ ने इस संबंध में गुप्त रूप से जानकारी जुटाकर घटना कार्य करने वाले
संदिग्धों एवं फर्जी दस्तावेज बनाने के गतिविधि के बारे में मालूमात कर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा एवं नसीराबाद उप अधीक्षक विजय सांखला के सुपरविजन में सदर थाने से विशेष टीम का गठन किया और सत्यापन के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन कर जनता से पूछताछ की, जिस पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा लोक सेवक आरटीओ का प्रतिरूपण कर बड़े वाहनों के फर्जी कूट रचित दस्तावेज बनाकर राजस्व में हानि तथा धोखाधड़ी करना अपराध स्वीकार किया गया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा मुलजिमों से अनुसंधान जारी है। विशेष टीम में शामिल अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में गठित की गई टीम में नसीराबाद सदर प्रशिक्षु थानाधिकारी आयुष वशिष्ठ, सदर थाना उप निरीक्षक समीर सेन, सदर थाना हेड कांस्टेबल श्री राम, सदर थाना कांस्टेबल मुकेश विशेष सहयोग, सदर थाना कांस्टेबल अर्जुन लाल, सदर थाना कांस्टेबल रवि विशेष सहयोग, सदर थाना कांस्टेबल राजेंद्र विशेष सहयोग तथा सदर थाना कांस्टेबल विश्वास शामिल थे। आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया कादिर पुत्र अब्दुल गनी, मुजफ्फर रहमान पुत्र अब्दुल गनी, फखरुद्दीन उर्फ रिंकू पुत्र इकरामुद्दीन, सरफुद्दीन खान पुत्र मुंशी खान सभी रामसर निवासी तथा हरीश कुमार धवन पुत्र रमेश चंद्र धवन नसीराबाद निवासी शामिल है। पूर्व हमें सूचना मिली थी कि हमारे थानाधिकार जो क्षेत्र है उसके अंदर कुछ व्यक्तियों द्वारा आरटीओ के फर्जी दस्तावेज बना के उन्हें ट्रेलर और मालिकों को बेचा जा रहा है, ट्रेलर चालक और मालिकों को बेचा जा रहा है। इस क्रम में हमने एक बोगस ग्राहक बना के सूचना ली और सूचना का सत्यापन होने के बाद में हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा गिरोह चल रहा था जो विभिन्न प्रकार के आरटीओ के दस्तावेज तैयार कर रहा था और मार्केट में बेच रहा था और काफ़ी मुनाफा कमा रहा था। तो एक ही दिन में हमने कार्रवाई करके 5 गिरोह के साथियों को पकड़ा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा, पता किया जाएगा कि वो व्यक्ति और कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे और वो कहाँ से चालान लाते थे, जो ट्रेलर चालक है या फिर जो भी मालिक है उनकी जानकारी वो कहाँ से जुटाते थे। ये रैकेट काफ़ी समय से चल रहा था। कुछ जिनमें पूछताछ की गई उन्होंने बताया कि काफ़ी सालों से ये रैकेट चल रहा है। अभी 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जो जिनमें से 4 रामसर के निवासी है, 1 नसीराबाद सिटी का निवासी है। मुख्य आरोपी इसमें 2 सामने आ रहे हैं। एक सोनू है जो रामसर का निवासी है, जो मुख्य रूप से हरीश धवन नाम के व्यक्ति से चालान बनवाता था और अन्य दस्तावेज बनवाता था और फिर अपने एजेंट्स के माध्यम से जो ट्रेलर चालक और मालिकों को भिजवाता। अलवर के थाना अंतर्गत 1 फरवरी 2016 को धारदार कैंची के वार से धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल की हत्या करने वाले 4 आरोपी जितेंद्र, दीपक, प्रवीण और कहना को माननीय न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी 2016 को श्रीनगर रोड रात 9 बजे और 10 बजे के बीच किसी बात को लेकर धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल का इन चारों से झगड़ा हो गया था। झगड़े में आरोपियों ने धारदार कैंची से धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल पर हमला कर दिया था। इस हमले में धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल की हत्या हो गई थी। वहीं बीच बचाव करने आई धर्मेंद्र की पत्नी तरुणा और उसका भाई हिम्मत सिंह भी घायल हो गए थे। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर अलवर गेट थाना पुलिस ने अनुसंधान कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। आज माननीय न्यायालय में इस हत्याकांड में दोषी पाए गए चारों आरोपियों के खिलाफ 20 गवाह 47 दस्तावेज पेश कर माननीय न्यायालय में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1 फरवरी 2016 को रात को 9-10 बजे के बीच में धर्मेंद्र उर्फ बुलबुल के साथ जितेंद्र, दीपक, प्रवीण व कान्हा इन चारों ने मिलकर मारपीट की थी। कैंचियों से उसके शरीर पर वार किए थे जिससे धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई थी। इसको छुड़ाने इसकी पत्नी तरुणा सिंह भी आई थी, उसका भाई हिम्मत सिंह, उसकी माँ, इन सब ने बीच बचाव किया था। तो बीच बचाव में तरुणा सिंह उसकी पत्नी की भी मारपीट में चोटें आई थी। जिस प्रकरण में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया जिसमें 302 का चारों आरोपियों को दोषी माना है और आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है। 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 20 गवाह 47 दस्तावेज व जिस कैंची से उसकी हत्या की थी उस कैंची को न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अलवरगेट थाने का मामला श्रीनगर रोड पे इसकी हत्या की थी 1 फरवरी 2016 को। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। जनसेवा विकास समिति के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर बंसीलाल रोलिंग मिल आदर्श नगर से मदार तक प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग में आने वाले मकानों को नहीं तोड़ा जाए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 17 जनवरी 2023 को अचानक अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बंसीलाल रोलिंग मिल आदर्श नगर अजमेर रोड से मदार तक के लिए एस्केप चैनल के सारे 60 फीट के प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग का प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी द्वारा सर्वे कराया गया था और मकानों को चयनित किया गया और इन मकानों के मकान मालिकों का संपूर्ण पता, मोबाइल नंबर लिख कर ले गए और चेतावनी भरे लहजे में कहकर गए कि मार्च 2023 तक आप सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि सड़क मार्ग की चौड़ाई 20 से 25 फुट तक है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आराम से आते जाते हैं। इस मार्ग को यदि 60 फीट चौड़ा किया जाता है तो कई मकान ध्वस्त हो जाएंगे, जिसमें कई लोग बेघर हो जाएंगे। हाँ, हम ज्ञापन देने आए मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर साहब को। हम आरडी पुलिया से ये मदार जो बाईपास प्रस्तावित है नहीं, लेकिन विधायक श्री अनिता बघेल जी अपने जो आदमी हैं जिनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ हैं, जो नंबर रेलवे के अंदर चला गया है उस नंबर की रजिस्ट्रियाँ फर्जी है, उनको करने खातिर वो यहाँ जिला सतर्कता समिति से एक तरफा बिना किसी रिकॉर्ड के और इन्होंने वहाँ हमारे डिमार्केशन लगवा दिए हमारे मकानों पे। हमारे खातदादी के मकान ने बने हुए रजिस्ट्रियाँ हैं उनकी और केयों के पास नक्शे हैं एडीए से और सबका यहाँ से वो है। और ये SC/ST का रिजर्व एरिया है, रिजर्व प्रतिनिधि होते हैं। रिजर्व कास्ट के सबसे ज़्यादा मकान प्रभावित हो रहे हैं, 600 मकान उससे टूट रहे हैं हमारे। आज उनके पास में बेचारे कोड़ी चुन के वो मकान बनाते हैं और वही टूट जाए, जबकि हमारे लोकप्रिय वो मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ियों पे कच्ची बस्ती पे यहाँ पट्टे दे रहे हैं और हमारे पट्टे रोके जा रहे हैं इस बीजेपी MLA के दबाव के कारण। और ये सारी प्रोसीडिंग वगैरह हमारी सब कुछ है। हम यहाँ इसलिए इकट्ठी हुए, इनको 1 महीने का समय दे रहे हैं, 15 अगस्त तक का। अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई, क्योंकि इसमें मुकदमे दर्ज नहीं हुए, SOG में जाने लायक मैटर है। और अभी जिस जगह ये रास्ते बना रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं वो सरकारी वो तरमीम ही नहीं हुआ, राजस्व रास्ता फुल है। गवर्नमेंट के अधिकारियों की रिपोर्ट है सब इसमें, लेकिन उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके हमारे डिमार्केशन लगवाया गया। और आज 43 रोड है, इसमें अपने मास्टर प्लान के अंदर सैंक्शन, उन पे किसी बोर्ड नहीं लगा और हमारा सैंक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस पर हमारे 2 बोर्ड लगा दिए हमारे घरों के पास में कि साहब एडीए। तो मैं श्याम शर्मा, मैं ये अपने भारत का संविधान बचाओ जन संकट समिति है, कॉन्स्टिट्यूशन की हम उस हिसाब से करने आए। हमारे पार्टी पक्ष से किसी वो नहीं है, ये गरीब जनता की वो है। आज एक पहल सेवा के द्वारा मित्तल अस्पताल के पास खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आटे के कट्टों का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर सभी बहुत खुश हुई। ये लोग बारिश के कारण भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को खाने रहने की बहुत समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वस्त्र और खाने से और रहने के स्थान से बहुत परेशान है। बारिश के कारण सब अस्त व्यस्त हो गया है। संस्थान के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था 2016 से ही अति निर्धन लोगों को वस्त्र, बुक और राशन सामग्री से अपनी सेवाएं देती आ रही है और ये सेवा जीवन पर्यंत चलेगी। जितना भी संस्था अपने स्तर पर सेवा दे सकती है वो कर रहे हैं। इस सेवा में सहयोग करने वालों में संस्था के साथ साथ श्री अनूप कुमार गर्ग, अश्वनी गुलाटी, उर्मिला अग्रवाल, वीना त्रिथानी जी का सहयोग रहा। आज सेवा देने वालों में संस्था के शैलेश गर्ग, विमला बिरला, बबीता इनानी, अंश गर्ग, टीम मेंबर्स आदि उपस्थित रहे। आज एक पहल सेवा संस्थान की ओर से मित्तल हॉस्पिटल के पास में मोती विहार कॉलोनी है, यहाँ काफी झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। आज संस्था ने यहाँ पे काफी कट्टे इन लोगों को दिए हैं। बारिश में इनकी झोपड़ियाँ ये सब गीले हो गए, आप देखो कपड़े वगैरह, इनका इतना परेशानी हो रही है खाने से, पीने से, रहने से। संस्था आए दिन बाढ़ग्रस्त एरिया में जाके या जहाँ से भी हमको बढ़ता है
हम वहाँ जाके सेवा कर रहे हैं। संस्था 2016 से बस बैंक, बुक बैंक और बस ट्रेन जितना भी बस पड़ता है आदमी के लिए कार्य करती है। अजमेर में भारी बारिश के बाद पिछले कई दिनों से आनासागर एस्केप चैनल से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा आज यह रहा। महादेव के ढाबे के पास से गुजर रहे आनासागर एस्केप चैनल के पानी से सुंदर विलास गली नंबर 2, 3, 4 के पास एक मकान भरभरा कर नाले में गिर गया। एक स्थानीय युवक ने मकान गिरने का वीडियो भी बना लिया, जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही आज सामने आई है। आनासागर एस्केप चैनल से छोड़े जा रहे लगातार पानी की वजह से सुंदरविलास नाले के पास एक मकान भर भरा कर गिर गया। अजमेर में भारी बारिश के बाद पिछले कई दिनों से आनासागर एस्केप चैनल से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा आज ये रहा। महादेव के ढाबे के पास से गुजर रहे आनासागर एस्केप चैनल के पानी से सुंदरविलास गली नंबर 2, 3, 4 के पास एक मकान भर भरा कर नाले में गिर गया। गनीमत रही इस मकान में कोई व्यक्ति नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। एक स्थानीय युवक ने मकान गिरने का वीडियो भी बना लिया, जो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है स्थानीय पार्षद अनीता चौरसिया ने दिसंबर 2022 से लगातार इस संबंध में शिकायत नगर निगम को की थी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा आज एक मकान गिर गया और कई मकान और गिरने की संभावना है। इस हादसे की सूचना पर पहुंची नगर निगम उपायुक्त प्रशासक दिव्या चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे जर्जर मकान में रह रहे लोगों को खाली कराने की बात कही है। कहाँ पर गिरा है, क्या मामला हुआ था? ये सुंदर विलास गली नंबर 1, 2, 3 और 4 का है, जो आज ये आनासागर एस्केप का चैनल का पानी जो छोड़ा है, इससे ये आज सुबह ही 2-3 मकान गिर चुके हैं। मैंने प्रशासन को और नगर निगम आयुक्त साहब को बहुत बार कह दिया और 6 महीने से मैं बराबर अवगत करा रही हूँ कि नाले की दीवारें ठीक करा दीजिए और ये मकान जो है जर्जर अवस्था में और गिरने के कगार पर है। पर ये कोई भी ना तो कलेक्टर साहब सुन रहे थे और ना ही निगम आयुक्त साहब सुन रहे थे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, और क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि ये कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, नक्शा सबके पास है, फिर भी कोई ये कार्यवाही नहीं कर रहे थे और आज ये हादसा हो गया है। एक्चुअली अभी एस्केप चैनल में 1-2 मकान गिरने की सूचना थी। अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सिविल डिफेंस की टीम भी अभी आ जाएगी। तो मकान जो कुछ और मकान जो ऐसे हैं जो गिरने की सिचुएशन में, उनको हम खाली करवा रहे हैं। साथ ही एस्केप चैनल का एक बार नक्शा वगैरह मंगवा के हम दिखवा लेते हैं। जो मकान गिरने की स्थिति में होंगे उनको नोटिस देके आज खाली करवाया जाएगा। पार्षद का ये कहना है कि दिसंबर से आप लोगों को सूचित किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, इसके बावजूद कोई आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। ये चीज़ तो ऐसा है कि मैं पीछे का कह नहीं पाऊंगी, मैं दिखवा लेती हूँ ऑफिस में क्या रहा होगा। अगर ऐसा है कि कोई नेसेसरी एक्शन लिया जाना था तो मैं एक बार दिखवा लेती हूँ, चेक करवाते हैं। उनको भी बताया गया, ललित मोहन को मैंने आज सारी टीम को यहाँ बुला रखा है, हम सब लोग एक बार खड़े रह के चीज़ें चेक करवा लेते हैं। ऐसा है कि जनहानि नहीं होना हमारा उद्देश्य है, उसके लिए एक बार सारी टीम आज एस्केप चैनल के पास घूम के देख लेगी चीज़ें। हम लोग आगे तक ब्रह्मपुरी तक एक बार चेक करवा लेंगे। एटलीस्ट जो मकान गिरने की सिचुएशन में है उनको हम खाली करवाएंगे। कितने मकान गिर चुके पीछे? एस्केप चैनल के पास तो ये 2 या 3 मकान गिरने की सूचना है। यूँ बारिश से तो कुछ पहाड़ी क्षेत्र में कुछ एक मकान गिरने की सूचना, बाकी एस्केप चैनल के पास ये पहली बार ही घटना हुई है। थैंक यू। अजमेर के कायस्थ मोहल्ला के बीचों बीच एक जर्जर भवन गिर गया। गनीमत रही कि जब मकान गिरा उस समय पास में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। अजमेर के कायस्थ मोहल्ले के बीचों बीच एक जर्जर भवन गिर गया। गनीमत रही जब मकान गिरा उस समय पास में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम को कई बार पुराने जर्जर भवनों को गिराने के लिए कई बार शिकायत दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि इस क्षेत्र में पुराना जर्जर भवन गिरने के दौरान कोई व्यक्ति वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कई बार शिकायत देने के बावजूद नगर निगम प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। शहर में कई ऐसे पुराने जर्जर मकान हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। भैया ये कायस्थ मोहल्ला भाटागावड़ी है। रात को 3:15 साढ़े 3 बजे की ये मकान बिल्डिंग गिरी है। ये पुरानी बिल्डिंग थी। कई बार निगम को भी शिकायत करी, सबको शिकायत करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, सब खाना पूर्ति थी और अभी तक कोई भी नहीं आया है यहाँ पर। ये देखिए मकान, और पूरी रात को 3 बजे से लाइटें बंद है। अपने कायस्थ मोहल्ले में भाटागवाड़ी पुरानी मंडी और स्कूल थम्मा धर्मशाला के पीछे है। ये राजा जी की गली कहलाती है, भाटागवाड़ी भी कहलाती है।
और ये करीब रात को 2:30-3 बजे हादसा हुआ ही है, जो 2:30-3 बजे के हादसा हुआ ही है। और ये भगवान की गरिमत रही कि यहाँ पर कोई बच्चा कोई इंसान नहीं था और रात में हुआ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जनहानि भी नहीं हुई इसके अंदर। नहीं तो अगर ये दिन में होता तो यहाँ से बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग लोग निकलते हैं, साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी भी निकलते हैं, झाड़ू लगाने वाली रानी जी भी आती है। अगर दिन में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है ये। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।